Hello students, welcome to online classes in Gayatri School Arnia. Today we shall read part 4 lesson 4. आज हम जो लेसन 4 है उसका पार्ट 4 पढ़ेंगे। जो अपना लेसन चल रहा था द रेड ट्रैप वाला लेसन चल रहा था। तो देखिए इससे आगे, वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, ही थॉट, now I am sitting in the trap and will never get out of it. The next day was Christmas Eve, and when the iron master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter, who was busy at the table, and then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling red traps. तो ये जो अपना पार्ट 4 है, तो इसमें देखिए समझते हैं क्या कह रहा है ये कि वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, कि शैतान है वो अपने साथी का धन क्यों ले गया। डेविल का मतलब होता है शैतान या दुष्ट, समझ गए, उसको बोलते हैं डेविल। तो वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, कि मैंने साथी दुष्ट का जो धन है वो क्यों ले लिया। ही थॉट, उसने विचार किया। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, कि अब मैं ट्रैप में बैठा हुआ हूँ, फंस रहा हूँ। एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और इसके बाहर कभी नहीं निकलूँगा। मतलब अब मैं जाल में फंस रहा हूँ, ट्रैप का मतलब, और कभी बाहर नहीं निकलूँगा। द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस एव, अगले दिन ये क्रिसमस का त्यौहार था। एंड वहन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम, और जब आयरन मास्टर है वो डाइनिंग रूम में आया फॉर ब्रेकफास्ट, यानी नाश्ता करने के लिए। ही प्रोबेबली थॉट, उसने उचित सोचा, विथ सेटिस्फैक्शन, इस संतुष्टि के साथ, ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, उसका जो ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड था उसके बारे में उसने सोचा। whom he had run across so unexpectedly, whom यानी जिसे, he had run across so unexpectedly, यानी बिना आशा के वह पार कर चुका था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट, कि सबसे पहले तो हमें इसको देखना चाहिए, दैट he gets a little flesh on his bones, कि थोड़ा सा मांस है उसकी हड्डियों के ऊपर है। बोन्स का मतलब आप सभी जानते हो, बोन्स का मतलब होता है हड्डियाँ, की थोड़ा सा मांस है उसकी हड्डियों के ऊपर है। ही said to his daughter, उसने अपनी पुत्री को कहा कि थोड़ा सा मांस देखना चाहिए उसकी हड्डियों के ऊपर सबसे पहले। whom was busy, ये he said to his daughter, उसने अपनी पुत्री को कहा। who was busy at the table, जो कि टेबल पर व्यस्त थी। and then we must see, और इसके बाद में और फिर हमें देखना चाहिए, that कि he gets something, कि वह कुछ अन्य प्राप्त करता है और कुछ प्राप्त करता है। else to do than to run around the country selling red traps, कि देश के चारों ओर जो रेड ट्रैप्स बेचने के अलावा और कुछ वह प्राप्त करता है या और कुछ उसको मिलता है, ये हमें उसको देखना चाहिए। तो मस्ट एक मॉडल है जिसका मतलब है चाहिए। तो एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, कि क्यों मैंने इस दुष्ट साथी का धन ले लिया। उसने सोचा कि अब मैं जाल में फंस रहा हूँ और कभी बाहर नहीं निकलूँगा। द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस एव, अगले दिन है वो क्रिसमस का त्यौहार था। एंड वहन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम, और जब ये आयरन मास्टर है वो डाइनिंग रूम में आया ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो उसने रेजिमेंटल कॉमरेड के बारे में संतुष्टि के साथ में सोचा, whom he had run across so unexpectedly, जिसको आसान्वित वो पार कर चुका था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट, कि सबसे पहले हमें देखना चाहिए, दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्लेश ऑन हिज बोन्स, कि उसकी हड्डियों पर थोड़ा बहुत मांस होना चाहिए। he said to his daughter, उसने अपनी पुत्री को कहा। he said to his daughter who was busy at the table, जो टेबल पर क्या थी, व्यस्त थी।
एंड देन वी मस्ट सी दैट, और फिर हमें देखना चाहिए, ही गेट्स समथिंग एल्स, और वह और कुछ करना चाहता है इस देश के चारों ओर सुईदानियाँ बेचने के अलावा। ये इसमें बता रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ, आगे देखिए, इट इज़ क्यूरियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ हिम एज बैडली एज दैट, said the daughter. Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. तो देखिए, क्यूरियर, क्यूरियर का मतलब है यहाँ पर विचित्र या अजीब। क्यूरियर का मतलब है विचित्र या अजीब। तो कि ये अजीब बात है कि इट इज़ क्यूरियर दैट, ये अजीब बात है कि दैट हैव गॉन डाउन हिल विथ हिम, डाउन हिल विथ हिम एज बैडली एज दैट, कि जब ये पहाड़ी के नीचे गया तो बहुत बुरा लग रहा था। सेड द डॉटर, पुत्री ने कहा। लास्ट नाइट यानी पिछली रात्रि को, आई डिड नॉट थिंक देयर वाज एनीथिंग, कि मैंने नहीं सोचा कि वहाँ पर कुछ था उसके बारे में, टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, कि वह एक कोई शिक्षित व्यक्ति है, इसके बारे में मैंने कुछ भी नहीं सोचा कि वो कोई एजुकेटेड मैन है, एजुकेटेड व्यक्ति है। तो जो पैराग्राफ इसमें ये कह रहा है कि ये अजीब बात है कि दैट हैव गॉन डाउन हिल, यानी पहाड़ी के नीचे चले जाना, विथ हिम, उसके लिए, एज बैडली एज दैट, बुरा है, सेड द डॉटर, उसकी पुत्री ने कहा। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक, पिछली रात्रि को मैंने ये कुछ भी नहीं सोचा उसके बारे में, ये देखने के लिए कि वह शिक्षित व्यक्ति है। इसके बाद में देखिए, You must have patience, my little girl, said the father. As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. Last night he was naturally embraced. The tramp manners will fall away from him with the tramp clothes. With the tramp clothes. तो देखिए, पेशेंस का मतलब क्या होता है? पेशेंस का मतलब होता है धैर्य। पेशेंस का मतलब होता है धैर्य। इसके बाद में देखिए, जो एम्ब्रेस्ड यानी शर्मिंदगी, एम्ब्रेस्ड का मतलब क्या है? शर्मिंदगी। और ट्रैम्प का मतलब होता है आवारा या फालतू। और मैनर का मतलब आप जानते हो, तौर तरीका होता है, उसको बोलते हैं मैनर। तो यू मस्ट हैव पेशेंस, की आपको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। माई लिटिल गर्ल, की मेरी प्यारी बच्ची। सेड द फादर, पिताजी ने कहा। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, कि जल्दी वह साफ ड्रेस पहन कर के तैयार हो जाएगा। यू विल सी समथिंग डिफरेंट, आपको कुछ अलग दिखाई देगा, या आप कुछ अलग देखोगी जब वो क्लीन ड्रेस पहन लेगा। तो कोई भी क्लीन ड्रेस पहन लेगा तो आप कुछ अलग देखोगी। लास्ट नाइट यानी पिछली रात्रि को, ही वॉज नेचुरली एम्ब्रेस्ड, कि वो स्वाभाविक रूप से उसको शर्मिंदगी थी, स्वाभाविक रूप से वो शर्मिंदा था। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे, कि जो उसका आवारापन का जो ढंग है वो दूर चला जाएगा। फ्रॉम हिम, उससे। विद द ट्रैम्प क्लोथेज, ये जो फालतू के जो कपड़े हैं ये भी इनके साथ में ही चला जाएगा। जो उसका जो फालतू का तरीका है, बेढंगापन है, वो दूर चला जाएगा। आगे देखिए, जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपनड एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड। यस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। द विलेट had bathed him, cut his hair and shaved him. Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the iron master. He wore a white shirt and a starched collar and whole shoes. तो देखिए, इसमें जो मीनिंग्स आई हैं, मीनिंग्स की तरफ ध्यान दीजिए पहले। वेलेट का मतलब आपको बताया था, वेलेट किसको बोलते हैं? जो सेवक होता है उसको क्या बोलते हैं?
वेलेट बोलते हैं। तो वेलेट का मतलब यहाँ पर सेवक पीछे बताया था मैंने आपको। और इसके अलावा देखिए एक स्टार्च्ड आया है, स्टार्च कॉलर। स्टार्च का मतलब होता है कलपदार। क्या मतलब होता है? कलपदार या रश्मि, उसको बोलते हैं स्टार्च्ड, कलपदार या रश्मि। तो ये कर लेना कलपदार। इसके बारे में देखिए पढ़ते हैं इसको। जस्ट एज ही सेड दिस, जस्ट एज ही सेड, तभी उसने कहा, दिस डोर ओपन, ये दरवाज़ा खुला, एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, और वो अजनबी व्यक्ति प्रवेश हुआ। मतलब जो अजनबी व्यक्ति है वो अंदर आया। यस, हाँ। नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन, कि अब वह है वो सच्चे रूप से ही क्या था कि क्लीन था, साफ था। एंड वेल ड्रेस्ड, और अच्छी ड्रेस पहन रखी थी, अच्छे कपड़े पहन रखे थे। द वेलेट हैड बाथड हिम, सेवक ने उसको नहलाया था। कट इज हेयर, उसके बाल काटे। एंड शेव्ड हिम, और उसकी दाढ़ी बनाई। एंड शेव्ड हिम, और उसकी दाढ़ी बनाई। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट, और फिर भी इसके बाद वह अच्छी ड्रेस में, ही वॉज ड्रेस्ड यानी कि वह कपड़े पहने हुए था, इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथेज, यानी वो सूट पहने हुए था कपड़ों का, विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, जो कि आयरन मास्टर पहनता था, उसी प्रकार के कपड़े वो पहने हुए था। ही वोर, ये वियर की सेकंड फॉर्म है वॉर, वियर की सेकंड फॉर्म है वॉर। ही वोर ए वाइट शर्ट, यानी उसने एक सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी। एंड स्टार्च कॉलर, और कलपदार कॉलर वाली शर्ट पहनी हुई थी। और एंड होल शूज़, और जूते भी पहने हुए था। तो ये उसकी वेशभूषा का मतलब उसकी पोशाक का यहाँ पर वर्णन कर रहा है कि वो किस प्रकार से सुंदर दिखाई दिया, कैसे क्लीन दिखाई दिया जो अजनबी व्यक्ति था। तो एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ मैं। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपनड, तभी उसने कहा तो ये दरवाज़ा खुला। एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, और जो अजनबी व्यक्ति है वो अंदर प्रवेश हुआ। यस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन, कि हाँ अब वह सच्चे रूप से ही क्या था, वास्तव में साफ था और अच्छे कपड़े पहने हुए थे, वेल ड्रेस्ड। और सेवक ने उसी को नहलाया, उसके बाल काटे और उसकी सेव की। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग, और अच्छी ड्रेस में अच्छा दिखाई देता था वो, विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, जैसा कि आयरन मास्टर पहनता था सूट वगैरह। ही वॉर ए वाइट शर्ट, और उसने सफ़ेद शर्ट पहन रखी थी। एंड ए स्टार्च्ड कॉलर एंड होल शूज़, और कलपदार कॉलर वाली शर्ट पहनी हुई थी। और होल शूज़, और जूते भी पहन रखे थे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। But although his guest was now so well groomed, the iron master did not seem pleased. He looked at him with a puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake, but that now, when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. What does this mean? He thundered. The stranger made no attempt to dissimulate. He saw at once that the splendor had come to an end. It is not my fault, sir, he said. I never pretended to be anything but a poor trader, and I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge, but no harm has been done. At worst, I can put on my rags again and go away. तो देखिए इसमें जो मीनिंग्स हैं वो देखिए। यहाँ पर देखिए ये
प्लीज्ड यानी प्रसन्न हुआ, तो ग्रूम्ड, ग्रूम्ड का मतलब है तैयार। ग्रूम्ड का मतलब क्या है? तैयार। और जो ये पुक्कर्ड ब्रो है यानी सिकुड़ी हुई बोहें, इसका मतलब क्या है? सिकुड़ी हुई बोहें। इसके बाद में देखिए अनसर्टेन यानी अनिश्चित, और रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब या परछाई। तो आगे देखिए, चलते हैं, इसको समझते हैं। बट ऑल दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, लेकिन यद्यपि उसका जो मेहमान था वो अच्छी तरह से तैयार था। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, और आयरन मास्टर है वो पर्सन फिर भी पर्सन होता हुआ दिखाई नहीं दिया। प्लीज्ड नहीं था, पर्सन होता हुआ दिखाई नहीं दिया। ही लुक्ड एट हिम, उसने उसकी तरफ देखा। विथ पुक्कर्ड ब्रो यानी सिकड़ी हुई बोहें के साथ में। एंड इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड, और ये आसान था समझना। दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज, जब उसने अपने अजीब साथी को देखा था। इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन, एक अनिश्चित परछाई में। फ्रॉम द फर्नेंस यानी उस भट्टी से। ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक, उसको उससे कोई गलती हो गई। बट दैट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, लेकिन जब वो दिन की रोशनी में खड़ा था। इट वाज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम, तो ये उसके लिए असंभव था गलती होना। फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस यानी पुराने जानकार के लिए। तो एक्वेंटेंस का मतलब परिचित या जानकार, ये बताया था मैंने आपको कल। एक्वेंटेंस का मतलब क्या है? परिचित या जानकार। तो दिन की रोशनी में मतलब रात को जब उसने फर्नेंस भट्टी के पास में से देखा तो वो क्या था कि अजीब लग रहा था उसको, तो उससे मिस्टेक हो सकती थी। लेकिन वो सोच रहा है कि अब जो दिन की रोशनी में जब उसको अपने पुराने जानकार को देखा तो ये कोई गलती करना इम्पॉसिबल था, असंभव था। आगे देखिए, व्हाट डज दिस मीन, कि इसका क्या मतलब है? ही थंडर्ड, उसने गर्जना की। ही थंडर्ड यानी वो गरज करके बोला, जिस प्रकार बिजली की गड़गड़ाहट होती है या गड़गड़ाते हुए बोला, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको। तो व्हाट डज दिस मीन, कि इसका क्या मतलब? ही थंडर्ड, वह गरज करके बोला, गड़गड़ाहट करके बोला। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसमुलेटेड, तो जो अजीब व्यक्ति है उसने कोई भी प्रयास नहीं किया निरुत्साहित होने का, डिसमुलेट होने का। ही सा एट वंस दैट द स्प्लेंडर, उसने देखा कि एक बार तो उसका जो वैभव है, स्प्लेंडर का मतलब होता है वैभव, लिख लेना। धूमतान भी होता है स्प्लेंडर का मतलब, लेकिन यहाँ पर जो अर्थ है वो क्या है? वैभव या गौरव। तो उसके वैभव का अंत होने वाला था, उसने ये देखा। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, कि ये मेरी गलती नहीं है सर, श्रीमान। ही सैड, उसने कहा। आई नेवर प्रिटेंडेड, कि मैंने कभी भी बहाना नहीं बनाया। प्रिटेंडेड का मतलब है नाटक किया या बहाना किया, तो प्रिटेंडेड का मतलब लिख लेना बहाना किया, बहाना किया या नाटक किया। तो आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग की बट ए पुअर ट्रेडर, कि मैंने कोई भी नाटक नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बट ए पुअर ट्रेडर, लेकिन एक गरीब व्यापारी हूँ। क्या हूँ? एक गरीब ट्रेडर हूँ, व्यापारी हूँ। एंड आई प्लीडेड एंड बेग टू बी अलाउड, और मैंने एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड, बेग्ड का मतलब है यहाँ पर मांगना। क्या मतलब है? मांगना। और प्लीडेड, एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड, कि मैंने केवल ये अनुमति मांगी थी इस फोर्ज में, इस कारखाने में ठहरने की केवल। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन कोई भी नुकसान नहीं हुआ है आपका, कोई भी हार्म नहीं हुआ है। हार्म का मतलब होता है नुकसान, लेकिन कोई भी हार्म नहीं हुआ है, कोई भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे, एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स, और
और मैं ये जो मेरे रैक्स यानी जो कपड़े हैं वो रख सकता हूँ दोबारा, एंड गो अवे, और फिर दूर चला जाऊँगा, ये वो बोल रहा है। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं जो ये जो पैराग्राफ है। बट ऑल दो हिज गेस्ट, लेकिन यद्यपि उसका जो मेहमान है, वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, वो अच्छी तरह से तैयार था। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, लेकिन आयरन मास्टर है वो प्लीज्ड नहीं हुआ, प्रसन्न नहीं हुआ। ही लुक्ड एट हिम, उसने उसकी तरफ देखा। विथ पुकर्ड ब्रो, यानी अपनी बाहों को सिकुड़ते हुए देखा। एंड इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड, और ये आसान था समझना, दैट कि वहन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो, कि वह अजनबी साथी को देख चुका था। इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन, यानी अनिश्चित परछाई में। फ्रॉम द फर्नेंस, यानी उस भट्टी से। ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक, तो उससे कोई गलती होना चाहिए उससे। बट दैट नाउ, लेकिन फिर भी अब वह, वैन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, अब तो वो दिन की खुली रोशनी में खड़ा था, अब तो वो दिन की खुली रोशनी में खड़ा था। इट वॉज इम्पॉसिबल, ये असंभव था। टू मिस्टेक हिम, उसका गलती करना असंभव था। फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, अपने कोई पुराने जानकार के लिए कोई किसी प्रकार की गलती करना क्या था, ये इम्पॉसिबल था, असंभव था। व्हाट डज दिस मीन, कि इसका क्या मतलब है। ही थंडर्ड, वह गड़गड़ाहट करके बोला। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसमुलेट, और अजनबी व्यक्ति है, उसने किसी प्रकार का बदला लेने का प्रयत्न नहीं किया। हिस्सा मतलब डिसस्टिमुलेट का मतलब होता है उत्तेजित होना, और या उत्साहित होना, तो डिसमुलेट का मतलब है निरुत्साहित होना, तो निरुत्साहित होने का उसने प्रयास भी नहीं किया। हिस्सा एट वंस दैट द स्प्लेंडर, उसने देखा कि एक बार जो उसका स्प्लेंडर है, वैभव है, उसका अंत होने वाला था। उसका जो स्प्लेंडर का मतलब बताया, उसका अंत होने वाला था। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, कि ये मेरी गलती नहीं है सर, श्रीमान। ही सेड, उसने कहा। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग, कि मैंने कभी भी कुछ भी बहाना या नाटक नहीं किया गरीब होने का, व्यापारी होने का। एंड आई प्लीडेड, और मैंने स्वीकार किया। एंड बेग टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज, कि मैंने केवल इस फोर्ज में रुकने की अनुमति मांगी थी। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। एट ट्रस्ट आई कैन पुट ऑन माई रैक्स अगेन एंड गो अवे, इससे ज़्यादा बदतर तो क्या कि मैं अपने जो रैक्स हैं, फटे चिटे जो कपड़े हैं वो रखता और दूर चला जाता। गो अवे यानी दूर चला जाता। तो ये था ये जो पैराग्राफ हैं। चलिए आगे चलते हैं। Well, said the iron master, hesitating a little, it was not quite honest either, you must admit that, and I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. तो देखिए, वेल अच्छा, सेड द आयरन मास्टर ने कहा, हेजिटेटिंग ए लिटिल, थोड़ा सा हिचकिचाते हुए। हेजिटेटिंग का मतलब है हिचकिचाना। हेजिटेटिंग का मतलब क्या है, हिचकिचाना। तो थोड़ा सा हिचकिचाते हुए उसने कहा, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, ये पूर्णतया ईमानदार नहीं है। आइदर, या तो, यू मस्ट एडमिट दैट, आपको स्वीकार करना चाहिए, एडमिट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज, और मुझे भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। इफ़ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग, अगर जो शेरिफ है वो आपको पसंद करता है, इस मामले में कुछ भी कहना, इस मैटर में कुछ भी कहना आपको पसंद करता है। ये जो शेरिफ है वो कोई पद होता है, शहर या ज़िले का जो कोई हाकिम होता है, शहर या ज़िले का जो हाकिम होता है उसको बोलते हैं शेरिफ। मतलब शहर या कोई ज़िला है, शहर या ज़िला का जो हाकिम होता है उसको बोलते हैं, शहर या ज़िला का कोई हाकिम होता है उसको बोलते हैं कि अगर वो आपको वो ऐसा लाइक करता है तो कुछ भी
इस मामले में कहने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी इस मामले में कहने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए एक बार रिपीट कर देता हूँ इसको। वेल अच्छा, सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा, हेजिटेटिंग ए लिटिल, यानी थोड़ा सा हिचकिचाते हुए, इट वाज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, कि ये पूर्णतः ईमानदारी नहीं है, या तो यू मस्ट एडमिट दैट, आपको स्वीकार करना चाहिए, एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज, और मुझे आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, इफ़ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग, अगर शेरिफ है वो कुछ ना कुछ आपको लाइक करता है, कुछ भी इस मामले में कहने के लिए। द ट्रैम्प लुक ए स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विथ हिज फिस्ट। तो देखिए, द ट्रैम्प लुक ए स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल हिज फिस्ट। तो फिस्ट का मतलब होता है जो अपने हाथ की जो मुट्ठी होती है उसको क्या बोलते हैं, फिस्ट बोलते हैं। और ट्रैम्प का मतलब बताया आवारा। ट्रैम्प टुक ए स्टेप, कि उस आवारा व्यक्ति ने क्या है कि एक कदम उठाया फॉरवर्ड, आगे जाने के लिए, एंड स्ट्रक द टेबल, और टेबल को थोड़ा सा खिसकाया अपनी मुट्ठी के साथ में। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, अब कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ मिस्टर आयरन मास्टर, हाउ थिंग्स आर, कि कैसी बातें हैं। ही सेड, उसने कहा, दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग, कि ये पूरा संसार कुछ भी नहीं है, बट ए बिग रेड ट्रैप, कि ये एक बड़ी चूहेदानी है, एक बिग रेड ट्रैप, एक बड़ी चूहेदानी है। तो उसने रेड ट्रैप के बारे में बता रहा है, संसार की जो ये वर्ल्ड का जो कंपैरिजन है वो वर्ल्ड ये रेड ट्रैप से कर रहा है, चूहेदानी के साथ में कर रहा है। तो कंपैरिजन करते हुए कह रहे हैं कि ही सेड, उसने कहा, दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग, कि इस पूरा संसार है वो कुछ नहीं है, बट ए बिग रेड ट्रैप, की एक बड़ी चूहेदानी है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू, कि जो सभी जो चीज़ें हैं जो आपको दी गई हैं, आर नथिंग, वो भी कुछ नहीं है, बट चाइनीज़ राइंड्स, ये चाइनीज़ नहीं है, चीज़ राइंड्स। चीज़ राइंड्स का मतलब होता है, चीज़ का मतलब पनीर होता है, और राइंड्स का मतलब छिलके। तो यहाँ पर चीज़ राइंड्स का मतलब हो गया, देख लेना, पनीर के छिलके। तो चीज़ राइंड्स का मतलब क्या है, पनीर के छिलके। एंड बिट्स ऑफ पोर्क, पोर्क का मतलब बताया था आपको, जो सूअर का मांस होता है उसको बोलते हैं पोर्क। सेट आउट का मतलब होता है रवानगी लेना, सेट आउट या प्रस्थान करना। तो देखिए, बट चीज़ राइंड्स, लेकिन पनीर के छिलके, और बिट्स ऑफ पोर्क यानी मांस के टुकड़े, सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो, वो लेकर के एक उसका जो गरीब साथी है वो रवाना हुआ। इनटू ट्रबल, यानी परेशानी में या संकट में। तो ट्रबल का मतलब है परेशानी या संकट, यानी इस परेशानी में उसका जो फेलो है, उसका जो साथी है, वो चीज़ राइंड्स हैं, और चीज़ राइंड्स, बिट्स ऑफ पोर्क ये लेकर के अपने गरीब साथी को लेकर के रवाना हुआ, वहाँ से चला गया। आगे देखिए, and if the sheriff comes now and locks me up for this, then you, Mr. Iron Master, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork, and then you will get caught in the trap. The Iron Master began to laugh. And if the sheriff comes, अगर शेरिफ आता है अब, now अब, एंड लॉक्स मी अप, और अगर मुझे बंद कर देता है इसके लिए, देन यू, फिर तुम, मिस्टर आयरन मास्टर, मस्ट रिमेंबर, याद रखना, दैट ए डे मे कम, कि एक दिन आएगा, वहन यू योर सेल्फ, कि जब अपने आप ही आप हैं, वांट टू गेट ए बिग पीस ऑफ पोर्क, अपने आप ही आपको एक सूअर का जो मांस का टुकड़ा है वो मिल सकेगा, एंड देन यू विल गेट कोट इन द ट्रैप, और आप भी हैं वो जाल में फंस जाओगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लॉफ,
जो आयरन मास्टर है वो हंसने लगा या उसने हंसना शुरू कर दिया। तो एक बार रिवाइज में बताता हूँ आपको कि एंड इफ़ द शेरिफ कम्स, अगर शेरिफ आता है, नाउ अब, एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और मुझे बंद कर देता है, तो आप ये याद रखना मिस्टर आयरन मास्टर कि एक दिन आएगा जब आपको भी एक इस पोर्क मिलेगा, मतलब कि एक टुकड़ा मिलेगा मांस का, और आप भी इस ट्रैप में फंस जाओगे, जाल में फंस जाओगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, कि आयरन मास्टर है वो हंसने लगा। नेक्स्ट आगे देखिए, दैट वाज नॉट सो बैडली माई गुड फेलो, परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस एव, बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन। दैट वाज नॉट सो बैडली, कि वह इतना बुरा भी नहीं था। सेड माई गुड फेलो, कि मेरे अच्छे साथी ने कहा। परहैप्स शायद, वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन द क्रिसमस एव, कि हमें शेरिफ को अकेला रखना चाहिए इस क्रिसमस के त्यौहार पर। बट नाउ, लेकिन अब, गेट आउट ऑफ हियर, कि आप यहाँ से बाहर निकल जाओ, एज फास्ट एज यू कैन, जितना जल्दी आप जा सकते हो। नेक्स्ट आगे देखिए, बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, द डॉटर सेड, आई थिंक ही आउट टू स्टे विथ अस टुडे, आई डोंट वांट him to go, and with that she went and closed the door. But just as the man opening the door, लेकिन जैसे ही ये व्यक्ति दरवाज़ा खोल रहा था, क्या कर रहा था, दरवाज़ा खोल रहा था। द डॉटर सैड, उसकी पुत्री ने कहा, आई थिंक, मैं सोचती हूँ, ही आउट टू स्टे विथ अस टुडे, कि आज भी उसको हमारे साथ में ही रुकना चाहिए। आउट टू एक मॉडल है और शुड की तरह ही इसका यूज़ किया जाता है। तो आउट टू का मतलब होता है चाहिए। ये जो मॉडल है आउट टू, इसका मतलब होता है चाहिए। चाहिए के अर्थ में इस मॉडल का यूज किया जाता है। आई डोंट वांट हिम टू गो, कि मैं उसे जाने नहीं देना चाहती। एंड विथ दैट, इसी के साथ में शी वेंट, एंड वह गई, एंड क्लोज द डोर, और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। इसके बारे में देखिए, व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, कि इस संसार में आप क्या कर रही हो। सेड द फादर, कि आप इस संसार में क्या कर रही हो। सेड द फादर, पिताजी ने कहा। द डॉटर स्टूड देयर, उसकी पुत्री वहाँ पर खड़ी थी। क्वाइट यानी चुपचाप, एम्ब्रेस्ड शर्मिंदा होते हुए, एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, और मुश्किल से जानती थी कि उसका उत्तर क्या था, कि वो इसे वर्ल्ड में क्या कर रही थी। इसका मुश्किल से हार्डली उसका आंसर जानते थे। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी, उस सुबह को वह थोड़ी सी खुशी हुई, हैप्पी महसूस किया उसने अपने आप को। व्हेन शी थॉट, जब उसने सोचा, हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वाज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रेच। रेच का मतलब होता है दुष्ट, लिख लेना। रेच का मतलब है दुष्ट। व्हेन शी थॉट, जब उसने विचार किया या सोचा, हाउ होम लाइक, कि किस प्रकार घर के समान, एंड क्रिसमसी शी वाज गोइंग टू मेक, कि वो अब क्रिसमस मनाने जा रही थी। थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रेच, यानी उस दुष्ट भूखे साथी के लिए। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, शी कुड नॉट गेट अवे, यानी वह नहीं निकाल सकी, एक बार तो अपना विचार नहीं निकाल सकी। एंड दैट वाज वाई, और वह इसलिए था कि शी हैड इंटरेस्टेड फॉर द वैगबॉन्ड, शी हैड इंटरेस्टेड फॉर द वैगबॉन्ड। वैगबॉन्ड का मतलब होता है आवारा या फालतू।
आवारा या फालतू। तो एंड दैट वाज वाई, और वो ऐसा इसलिए था, शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वैगबॉन्ड, कि वह उस आवारा व्यक्ति के लिए ये सब कुछ करना चाहती थी, कि वह आवारा व्यक्ति के लिए इसमें इंटरसेप्ट करना चाहती थी, मतलब हस्तक्षेप इसमें करना चाहती थी। नेक्स्ट, I am thinking of this stranger here, said the young girl. He walks and walks the whole year long, and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home. Wherever he turns, he is chased away. Always he is afraid to being arrested and cross-examined. I should like to have him enjoy a day of peace with us here. Just one in the whole year. तो I am thinking of this stranger here, कि मैं इस स्ट्रेंजर अजनबी व्यक्ति के बारे में यहाँ ये सोच रही थी। Said the young girl, उस युवा लड़की ने कहा। He walks and walks, यानी वह काफ़ी दूर तक चलता है पूरे इस वर्ष में ही, होल ईयर में लंबी दूरी तक चलता है। एंड देर इज़ प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस, कि और उसके लिए कोई ठीक स्थान भी नहीं है, इन द होल कंट्री, इस पूरे देश में, वेयर, जहाँ ही इज़ वेलकम, जहाँ उसका स्वागत होता हो, एंड कैन फील एट होम, जिसको कि वो घर महसूस कर सकता है, जिसको कि अपना घर फील कर सकता है, होम को फील कर सकता है। वेयर एवर, चाहे ही टर्न्स ही इज़ चेस्ड अवे, चाहे वो कितना ही दूरी तक पीछा करे। ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, और हमेशा ही उसको गिरफ्तार होने का भय रहता है। एंड क्रॉस एग्जामाइंड और विपरीत परीक्षण के लिए। आई शुड लाइक टू हैव हिम इंजॉय ए डे ऑफ पीस। आई शुड लाइक टू हैव हिम इंजॉय, कि उसको एक दिन इंजॉय करना चाहिए शांति के साथ में, विथ अस हियर, हमारे साथ में यहाँ पर, उसको भी एक दिन क्या करना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए। जस्ट वन इन द होल ईयर, जस्ट वन इन द होल ईयर, कि अभी पूरे वर्ष में, मतलब पूरे वर्ष में जितना एंजॉय करता है उसको ये एक दिन में एंजॉय करना चाहिए। उसने ये परीक्षण करते हुए कहा, उसकी जांच पड़ताल करते हुए कहा। आगे देखिए, The iron master mumbled something in his beard. He could not bring himself to oppose her. The iron master mumbled something in his beard. Beard का मतलब जानते हो आप, दाढ़ी। beard का मतलब क्या है, दाढ़ी। तो the iron master mumbled something in his beard, कि आयरन मास्टर है वो अपनी दाढ़ी के अंदर ही कुछ बुदबुदाया, मम्बल्ड हुआ मतलब बुदबुदाया। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू ओपोज हर, और वह कोई भी शब्द नहीं ला सका उसका विरोध करने के लिए। ओपोज का मतलब होता है विरोध करना, तो लिख लेना, ओपोज का मतलब है विरोध करना। कुछ भी नहीं ला सका उसका विरोध करने के लिए। It was all a mistake, of course, she continued. But anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. अब देखिए वो जो लड़की है वो क्या बोलती है। It was all a mistake. इट वॉज ऑल ए मिस्टेक, कि ये सभी उसकी गलती थी शायद। सी कंटिन्यूड, उसने निरंतर कहा, लगातार कहती रही। बट एनीवे, लेकिन किसी प्रकार से। आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचती। वी आउट टू चेस अवे ए ह्यूमन बीइंग, की एक मानव व्यक्ति का हमें पीछा करना चाहिए। हुम वी हैव आस्क्ड टू कम हियर, जिसको हमने घर पर बुलाया है। एंड टू हुम वी हैव प्रोमिस्ड, और जिससे हमने क्या किया है, वादा किया है, क्रिसमस मनाने का, चीयरली, प्रसन्नता के
साथ में, मतलब हम उसका पीछा नहीं कर सकते क्योंकि हमने इसको बुलाया है और हमें इसका पीछा नहीं कर सकते। वो जो लड़की है वो ये बता रही है कि हम इसका पीछा नहीं कर सकते। आगे देखिए, यू डू preach worse than a parson, said the iron master. I only hope you won't to have to regret this. The young girl took the stranger by the hand and led him up to the table. Now sit down and eat, she said, for she could see that her father had given in. The man with the red traps said not a word. He only sat down and helped himself to the food, time after time. तो you do preach worse than a parson. You do preach worse than a parson. तो देखिए, प्रेज का मतलब है धर्म का उपदेश देना, धर्म का उपदेश देना। और पार्सन यानी पादरी, पार्सन पादरी के लिए आया है। और रिग्रेट का मतलब है पश्चाताप करना। तो देखिए क्या कह रहा है ये कि यू डू प्रेच वर्स, कि आपका धर्म का उपदेश देना है वो खराब है, देन ए पार्सन पादरी के बजाय, यानी पादरी बनने के बजाय धर्म का उपदेश देना क्या है, खराब है। सेड द आयरन मास्टर, उस आयरन मास्टर ने कहा, आई ओनली होप यू, कि मैं आपसे यही आशा है मेरी, वोंट हैव टू रिग्रेट दिस, कि आप इस पर पश्चाताप मत करो। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर, कि जो यंग गर्ल है वो इस अजीब व्यक्ति को ले गई, बाय द हैंड यानी हाथ पकड़ करके, एंड लेड हिम अप टू द टेबल, और उसे टेबल के ऊपर ले गई, मतलब टेबल के पास में उसको ले गई। नाउ सिट डाउन एंड ईट, कि अब बैठ जाओ और खाओ, सी सेड, उस लड़की ने कहा, फॉर सी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, क्योंकि वह अपने पिताजी को भी दे सकती थी। द मैन विथ द रेड ट्रैप सेड नॉट ए वर्ड, उस व्यक्ति ने अपनी चूहेदानियों के साथ में एक शब्द भी नहीं बोला। ही ओनली सेट डाउन, केवल वह बैठ गया, एंड हेल्प हिमसेल्फ, और अपने आप उसकी सहायता की भोजन खाने में। टाइम आफ्टर टाइम, यानी ऐसे जो टाइम है वो निकलता गया। टाइम एंड टाइम ही लुक्ड, यानी टाइम एंड टाइम यानी बार बार, ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, उसने उस युवा लड़की की ओर देखा। ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, उस युवा लड़की की ओर देखा। वो हैड इंटरेस्टेड फॉर हिम, वो हैड इंटरेस्टेड फॉर हिम, तो वो हैड इंटरेस्टेड फॉर हिम, जिसने उसकी रक्षा की थी, मतलब उसको बचाया था। रक्षा, इंटरेस्टेड का मतलब है यहाँ पर रक्षा करना या बचाना। वाई हैड सी, मतलब उसी लड़की की ओर वह देख रहा था जिसने उसको इंटरेस्टेड किया था, उसकी रक्षा की थी, तो उसने उसकी रक्षा की थी। वाई हैड शी डन इट, कि ये उसने क्यों किया। वाट कुड द क्रेजी आइडिया बी, कि ये क्या पागलपन हो सकता था, मतलब कि ये क्या पागलपन था उसके लिए, क्या हो सकता था पागलपन, क्रेजी आइडिया था उसका। आफ्टर दैट, इसके बाद, क्रिसमस एव एट रामस जो पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज हैड। द स्ट्रेंजर डिड नॉट cause any trouble because he did nothing but sleep. The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch. At noon they woke him up so that he could have his share of the good Christmas fare. But after that he slept again. It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramasjo.
तो देखिए इसके बाद में आफ्टर दैट, इसके बाद में जो क्रिसमस का त्यौहार था रामस जो बार, वो क्या है कि गुजर गया। जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, जैसा कि हमेशा होता था। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कोज एनी ट्रबल, और स्ट्रेंजर को कोई भी परेशानी उत्पन्न नहीं हुई। बिकॉज, क्योंकि ही डिड नथिंग बट स्लीप, कि उसने कुछ भी नहीं किया, वह सोता रहा। द होल फॉर नून ही ले ऑन द सोफा, यानी वह दोपहर से ही सोफे पर लेटा हुआ था। इन वन ऑफ द गेस्ट रूम, एक अतिथि कक्ष में। एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, और वहाँ पर वह सो गया फैल करके। एट नून, और दोपहर को। दे वोक हिम अप, जब उन्होंने उसको जगाया। सो दैट, ताकि ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, कि वो अच्छे जो क्रिसमस का जो त्यौहार है, वो जो फेयर है, मेला है, उसको वो देख सके। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, लेकिन इसके बाद में वो फिर से सो गया। इट सीम्ड, ऐसा लगा, एज थो फॉर मैनी ईयर्स, यानी कई वर्षों से ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप, कि वह सोने में सक्षम नहीं हुआ था। एज क्वाइटली, यानी शांत तरीके से। एंड सेफली, सुरक्षित तरीके से। एज हियर एट रामसजो, जैसे कि वो रामसजो मिल पर सो रहा था। तो ये जो पैराग्राफ हम पढ़ रहे थे, इसमें जो पैराग्राफ है, इसमें जो राइटर है वो ये बता रहा है कि जो क्रिसमस का त्यौहार है वो गुजर गया तभी, जैसा कि हमेशा होता था। स्ट्रेंजर है, उसको कोई परेशानी नहीं हुई, किसी प्रकार की कोई कोज नहीं हुई, परेशानी नहीं हुई, क्योंकि ही डिड नॉट नथिंग बट स्लीप, कि उसने कुछ भी नहीं किया सोने के अलावा। द होल फॉरनून, और पूरे दोपहर बाद वो क्या है कि दोपहर से ही क्या है कि सोफे पर लेटा रहा अतिथि कक्ष में, और सोया रहा फैल करके। और दोपहर को जब उन्होंने उनको जगाया तो उसका हिस्सा देने के लिए क्रिसमस का, तो वह फिर से सो गया। और ऐसा लगा कि कई वर्षों से वह सोया नहीं था, सोने में सक्षम नहीं था, मतलब सोने में योग्य ही नहीं हुआ, सोया नहीं था, नींद नहीं आई थी इतनी शांति से और सुरक्षित तरीके से, जितना कि रामस जो आयरन वर्क्स है, रामस जो मिल्स है, वहाँ पर उसको नींद इस प्रकार से आई थी। आगे देखिए, इन द इवनिंग when the Christmas tree was lighted, they woke him up again, and he stood for a while in the drawing room, blinking as though the candlelight hurt him, but after that he disappeared again. 2 hours later, he was aroused once more. He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. इसके बाद में देखिए, इन द इवनिंग यानी शाम को, when the Christmas tree was lighted, इन द इवनिंग यानी शाम को, when the Christmas tree was lighted, जब क्रिसमस का जो पेड़ है वो जगमगाया था, मतलब जगमगा रहा था। they woke him up again, उन्होंने उसको फिर से जगाया। and he stood for a while, for a while यानी कुछ समय के लिए, for a while का मतलब क्या है, कुछ समय के लिए। he stood for a while यानी वह कुछ समय के लिए खड़ा रहा। in the drawing room यानी कि ड्राइंग रूम में, बैठक कक्ष में। blinking as though the candle light hurt him, जैसे ही मतलब उसको जो कैंडल लाइट मतलब मोमबत्ती जलाई गई तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली, ब्लिंकिंग कर ली। अब ब्लिंकिंग का मतलब होता है पलक झपकाना, तो उसने अपनी पलक झपका ली या आंखें बंद कर ली जब कैंडल जलाई गई। बट आफ्टर दैट, लेकिन इसके बाद में ही डिसअपियर्ड अगेन, इसके बाद में वो फिर से गायब हो गया, इसके बाद में वो फिर से गायब हो गया। 2 hours लेटर यानी 2 घंटे बाद, ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, उसको एक बार फिर से जगाया गया। ही देन हैड टू गो डाउन इनटू द डाइनिंग रूम, अब वो नीचे चला गया डाइनिंग रूम में।
एंड ईट द क्रिसमस फिश, और उसने कुछ क्रिसमस फिश खाई, एंड पोरीज, और दलिया खाया साथ में। क्रिसमस फिश और पोरीज दलिया उसने खाया। तो एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ मैं। देखिए, यानी शाम को जब क्रिसमस का पेड़ है वो सजाया गया, मतलब जगमगाया, लाइटेड का मतलब जलाना नहीं है, लाइट का मतलब जगमगाना यहाँ पर। तो क्रिसमस का पेड़ है जब जगमगाया तो उन्होंने उनको जगाया, और वह खड़ा हो गया कुछ समय के लिए ड्राइंग रूम में। और जब कैंडल जलाई गई, मतलब मोमबत्तियाँ जलाई गई, तो उसने अपनी पलकें ब्लिंकिंग कर ली, अपनी पलकें झपका ली, जो कि उसको हर्ट करने वाली थी, उसको नुकसान पहुंचाने वाली थी। बट आफ्टर दैट, लेकिन इसके बाद में, ही डिसअपियर्ड अगेन, वह फिर से क्या हो गया, गायब हो गया। 2 आवर्स लेटर, यानी 2 घंटे बाद में, ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, इसको फिर से जगाया गया। ही देन, अराउज का मतलब है जगाना यहाँ पर। ही देन हैड टू गो डाउन, इसके बाद में वो नीचे चला गया डाइनिंग रूम में, यानी डाइनिंग रूम में चला गया, और एंड ईट द क्रिसमस फिश, और वह क्रिसमस फिश खाई उसने कुछ, और दलिया भी इसके साथ में खाया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आज हमने ये कंप्लीट कर लिया। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है काफ़ी, और टाइम लगता है, अब बड़ा हो जाएगा थोड़ा वीडियो, सो दैट यहीं पर स्टॉप करते हैं हम इस वीडियो को। यहाँ तक आप क्लियर कर लेना, इससे आगे का जो बच गया है वो अगले पार्ट में हम इसको क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ तक आप इसका हिंदी अनुवाद कर लेना। ओके, थैंक्स।